नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। उलझन फंड चुनने को लेकर हो या फिर फंड से निकलने को लेकर, हर तरह की उलझन का समाधान हम आपको देंगे। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। निवेश का लक्ष्य तय करते वक्त 5% महंगाई और 12% रिटर्न का अनुमान रखना क्या सही है? बीते 10 दिनों में गिरा है डेट फंड का रिटर्न, आखिर क्या है वजह? टैक्स सेविंग के लिए एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी या फिर पारंपरिक टैक्स सेवर फंड, कौन सा चुनना आपके लिए होगा बेहतर? और फंड इनामा में इस हफ्ते हम अपने एक्सपर्ट से जान रहे हैं 3 नए एनएफओस पर उनकी राय। क्या निवेशक को इन एनएफओ में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं? और शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसे? बिल्कुल बढ़िया स्वाति, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज का शो हम। और जो हमारे पहले कॉलर है मोहित, हमारे दर्शक हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मोहित आस्किंग मोहित टुडे। मोहित जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते मैम, थैंक यू वेरी मच। आपका प्रोग्राम मैम बहुत देर से देखता आ रहा हूँ और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपना पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन जो भी सजेशंस मिले हैं और सारे आपके प्रोग्राम पे देख के फिर ही मैंने पोर्टफोलियो बनाया है। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा गोल लॉन्ग टर्म का है 20 to 30 इयर्स का, बच्चे की एजुकेशन, मैरिज और मेरे का, ये मेरे 3 मेजर गोल थे। उस पर मैंने म्यूचुअल फंड्स में कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन की हुई है। बट उसमें एक चीज मैं ये पूछना चाहता था कि मैं अपनी तरफ से इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5% पर एनएम और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% लेके चला हूँ म्यूचुअल फंड्स की, तो कितना रियलिस्टिक है ये? बहुत ही बढ़िया सवाल है मोहित। ऑनेस्टली इस तरह के सवाल बहुत कम आते हैं हमारे पास, और जब ऐसे सवाल आते हैं तो हमें ये लगता है मोहित कि लोग अब थोड़ा ज्यादा समझते हैं निवेश के बारे में और थोड़े इवॉल्व हो गए हैं अपने म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर। 5% मुझे लगता है रियलिस्टिक है, महंगाई दर को ख्याल में रखना। 12% पे मुझे थोड़ा डाउट इसलिए क्योंकि पहले एक जमाने में ये जो एक्सपर्ट है वो बोलते थे कि 14 से 15% का रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश पे। तो अभी 12% मान लो लेकर चलते भी है, लेकिन आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल के बाद क्या ये सफिशिएंट होगा या फिर ये कम हो जाएगा? कैसा रहेगा? ओके, तो मोहित जी आपका सवाल काफी अच्छा है और मुझे लगता है स्वाति कि इन्फ्लेशन और रेट ऑफ रिटर्न ये दोनों ऐसे वेरिएबल नंबर्स हैं जिनको कि हर इन्वेस्टर को, हर निवेशक को हर साल या हर 2 साल में अपने पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करके मार्केट के सिचुएशंस के हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए। तो अगर एग्जांपल लें तो अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 सालों से आरबीआई का जो कंफर्ट लेवल है इन्फ्लेशन का वो कुछ 4 से 6% के रेंज पर आ गया है और आरबीआई पूरी तरह से कंफर्टेबल है, इनफैक्ट पूरी तरह से टारगेटेड है कि इन्फ्लेशन रेट इंडिया में 4 के ऊपर ना जाए। और अगर ऐसा ही सिनेरियो कंटिन्यू रहता है आने वाले कुछ सालों में तो आप मॉनिटर करिए हर साल इन्फ्लेशन का रेट कितना आ रहा है और उसके हिसाब से जो आपका अजम्पशन है पोर्टफोलियो का उसको चेंज करते रहिए। अभी आपने 5 ले रखा है जो बहुत ठीक है, पर 2-3 साल बाद, 3 साल बाद आप देखिए कि किस तरह से रेट चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, जो कि मैच्योर्ड इकोनॉमीज में होना चाहिए, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, तो आप उसको 4 पर लेके जाइए। सिमिलर थियरम आप रेट ऑफ रिटर्न पर भी लगाइए। अगर आप अभी 12% अज्यूम कर रहे हैं और जैसा आपने बोला एक टाइम था जब मार्केट में सब 14-15% की बात किया करते थे, बट आजकल हर कोई 12% की बात कर रहा है। आप 5 साल के, पिछले 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स देखिए। अगर आपको लग रहा है कि वो 12% पर चल रहे हैं तो आपका अजम्पशन ठीक है, बट आपको लग रहा है कि नहीं है तो अगेन इस अजम्पशन को भी आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। और जैसे जैसे इकोनॉमी मैच्योर होगी, देश आगे बढ़ेगा, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे, आपको इस अजम्पशन को भी 10 की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल के लिए दोनों ही अजम्पशंस ठीक है, बट हर साल इसको वापस इवैल्यूएट करिए और चेंज करते रहिए। तो ये चेंज करते रहेंगे तो इससे आपकी जो लक्ष्य की रकम है वो भी तो बदलती रहेगी, और अगर वो बदलेगी तो फिर आपके निवेश की रकम भी ऊपर नीचे होती रहेगी।
जी ये बिल्कुल ठीक है। अगर देखिए आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन से बचना है तो हमेशा जब आप इस तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो 2 या 3 सिनेरियो बनाइए, एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, एक लाइकली सिनेरियो और एक थोड़ा सा टफ सिनेरियो या पेसिमिस्टिक सिनेरियो जिसको बोलेंगे। तो जहां आप ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो बना रहे हैं वहां 12% का रेट लीजिए और 4% का इन्फ्लेशन लीजिए। जहां लाइकली सिनेरियो बना रहे हैं वहां पर आप 10% का रेट ऑफ ग्रोथ लीजिए और 5% का इन्फ्लेशन या 4% का इन्फ्लेशन लीजिए। और जहां पर आप बहुत ही टफ सिनेरियो बना रहे हैं वहां 10% का ग्रोथ और 5% का इन्फ्लेशन लीजिए। तो इस तरह से आप एक कॉम्बिनेशन बना के चलिए हमेशा, तो यू विल नो द अपर एंड द लोअर बैंड कि आपको किस बैंड में काम करना है और किस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, मोहित जी। वेल सेड सर, मेरे को कंप्लीट समझ आ गई सर। एक और छोटा सा क्वेश्चन, आई विल नॉट टेक मच टाइम। सर मेरे फादर हैं, वो रिटायर्ड हैं, वो भी अभी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि वो एक डेट म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं जिसमें कि ज्यादा वेरिएशन ना होता हो, जो थोड़ा सेफ हो। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करके उनको एक्सिस शॉर्ट टर्म के लिए बोला था डेट फंड में, इसमें ज्यादा वेरिएशन ना हो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो रिटायर्ड है, वो चाहते हैं कि डेट फंड लें और सिप लगाएं उसमें। तो सर क्या सजेशंस आपके, ये इसके साथ जाना चाहिए या कोई और चूज करना चाहिए? और ये निवेश कितने दिनों के लिए करना चाहते हैं? ये मैम ये सिप है, ये चलती रहेगी, एज सच कोई टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है इसमें। और कोई लक्ष्य या कोई पर्पस नहीं है इस निवेश नहीं, एज सच इसका कोई पर्पस नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत बचेगा, मे बी 2000 या 3000 पर मंथ, वो उसमें निवेश करना चाहते हैं पर मंथ। ओके, मोहित। मोहित जी मुझे लगता है काफी अच्छा फंड है। शॉर्ट टर्म प्लान में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप 3 साल से ज्यादा रखें तभी इसमें जाइए। प्लीज 3 साल से कम में किसी भी डेट फंड को इवैल्यूएट मत करिए अनलेस कि वो बहुत ही शॉर्ट टर्म नेचर का हो, जैसे कि अल्ट्रा शॉर्ट या मनी मार्केट फंड। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म फंड सब में आप 3 साल का अगर होराइजन रखेंगे तो काफी चांसेस है कि ठीक रहेगा। बस ये मान के चलिएगा कि इंटरेस्ट रेट साइकिल इस दौरान रिवर्स हो सकता है, तो हो सकता है कि थोड़ा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिले डेट फंड्स में। बट अगर आप 3 से 5 साल के होराइजन के साथ चल रहे हैं तो काफी अच्छा फंड है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राकेश मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। राकेश जी नमस्ते। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बस ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, रेगुलरली वॉच करता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम वो मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा डेट फंड में इन्वेस्ट किया था, 2 डेट फंड्स में। अच्छा। एक आदित्य बिरला सन लाइफ में और एक SBI मैग्नम मीडियम टर्म में जी। तो मैं अभी वैसे ही देख रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उनके जो रिटर्न है हल्के हल्के माइनस में जा रहे हैं। तो बड़ा कम होता है, कोई 0.02 हो गया, किसी दिन 0.04% हो गया। तो हम तो नॉर्मली समझते हैं कि डेट फंड्स में तो मतलब इंटरेस्ट आता है, सेफ ही होते हैं। तो वो एक दिमाग में शंका आ रही थी कि भाई ये नेगेटिव क्यों दिखा रहे हैं? राकेश जी, ये 2020 में अगर कुछ सीखने को मिला था ना हमें निवेश के लिहाज से, तो यही कि डेट फंड सेफ कहना उनको एकदम गलत है या मानना एकदम गलत है। क्यों, ये मोहित बताएंगे। मोहित बताइए। जी स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि डेट फंड को सेफ मानना आई थिंक ये सबसे बड़ी भूल होती है जो निवेशक अक्सर कर देते हैं। और राकेश जी, आपके जो दोनों फंड है वो मीडियम टर्म फंड है जिनका ड्यूरेशन या मैच्योरिटी जिसे मैं बोलूं वो 3 से 5 साल का ड्यूरेशन है। तो देखिए आपने जो फंड्स का चुनाव किया है, जो टीम सेलेक्ट करी है, अगर मैं इसको सरल भाषा में बोलूं तो वो टेस्ट मैच की टीम है और आप उसे T20 के हिसाब से आंक रहे हैं। तो थोड़ा सा यहां पर मिसमैच है कि आप लास्ट 20 दिन 15 दिन का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। देखिए हुआ यह है कि 8 जनवरी को इस महीने RBI ने फिर से रिवर्स रेपो ऑक्शन शुरू करने की घोषणा की और 15 जनवरी को ये रिवर्स रेपो ऑक्शन के तहत वो 2 लाख करोड़ रुपए मार्केट से उन्होंने लिक्विडिटी को वापस ले लिया। तो आज के बैंकिंग सिस्टम में करीब 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी सरप्लस बैंक्स के पास अवेलेबल था, उसमें से 2 लाख करोड़ RBI ने वापस ले लिया। तो इसके चलते लास्ट 15 दिन में जितने भी यील्ड्स हैं, चाहे वो 1 साल 2 साल 3 साल के पेपर हो, CP हो, CD हो, ट्रेजरी बिल्स हो, गवर्नमेंट पेपर्स हो, सबके यील्ड्स काफी हद तक रिवर्स हो गए हैं और ऊपर चले गए। ये मान के चलिए डेट फंड में जब यील्ड ऊपर जाता है या इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो उस दौरान आपका डेट फंड का NAV नीचे आता है, यानी वो फंड आपको नेगेटिव रिटर्न देगा कुछ टाइम के लिए।
पर ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जैसा मैंने बोला, अगर आपने टेस्ट मैच के हिसाब से टीम बनाई है तो 3 साल अगर आप इन फंड्स को रखेंगे तो वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इनका जो YTM है, या जिसे हम यील्ड बोलते हैं, उतना आपको जरूर मिलेगा और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से चलता रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, डेट फंड्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत बड़ा रिस्क होता है और वोलेटिलिटी लेकर आता है डेट फंड्स में। पर आप अगर 3 साल तक इनको होल्ड करेंगे तो फंड्स में कोई बुराई नहीं है, आप इन्हें होल्ड करिए। ठीक है सर, ठीक है। ओके, अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ मनप्रीत सिंह जी जुड़े हैं नैनीताल से। मनप्रीत सिंह जी नमस्ते। नमस्ते मैम। सर 5 सवाल हैं आपके, पूछेंगे तो आप ही एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है? श्योर मैम, ठीक है मैम। तो पहला सवाल क्या है? मैम मेरा पहला सवाल है कि हमको जो एक्सपेंस रेशियोज होते हैं म्यूचुअल फंड्स का, इनका जो जेन्युइन रेशो कहाँ पे पता चलेगा, कौन सी वेबसाइट से? बिकॉज जो भी वेबसाइट्स हैं आपकी, मनी कंट्रोल है, एमवी है, सब पे अलग अलग इनका एक्सपेंस रेशो दिखाई दिया जाता है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है मैम। ओके, तो पहला सवाल कि अगर एक्चुअल एक्सपेंस रेशियो चेक करना है तो कहाँ देखा जाए मोहित? काफी अच्छी बात है कि आप एक्सपेंस रेशियोज को ट्रैक कर रहे हैं। मुझे काफी कम निवेशक मिलते हैं जो कि एक्सपेंस रेशियोज देखते हैं। सारे निवेशक अमूमन सिर्फ रिटर्न्स ही देख रहे होते हैं, तो अच्छी बात है बहुत। और अगर आपको जेन्युइनली एक्सपेंस रेशियोज ट्रैक करने हैं तो हर फंड का फंड फैक्ट शीट पब्लिश होता है मंथ के शुरुआत में। वहां पर सारे स्कीम्स के एक्सपेंस रेशियोज, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों के ही पब्लिश होते हैं। आप वहां पर जाइए, आपको कभी गलत नंबर नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मनप्रीत। और मेरा दूसरा सवाल था, एक्सपेंस रेशो से हमको लॉन्ग टर्म में कितना हमारा जो रिटर्न आता है, कितना फर्क पड़ सकता है? लाइक किसी एक म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 1% है, दूसरे का 1.05% है, तो 0.5% से मेरे को लॉन्ग टर्म में लाइक फॉर 10 और 15 ईयर्स मेरा इन्वेस्टमेंट कितना कम हो सकता है मैम? मोहित डायरेक्टली प्लीज। यस, सो देखिए, चाहे एक्सपेंस रेशियो में बहुत मामूली सा अंतर ही क्यों ना हो, ये मान के चलिए कि एक्सपेंस रेशियो एक ऐसा वेरिएबल है जो आपको पहले से पता होता है। आपका फंड क्या करेगा, कैसे रिटर्न देगा, उसमें कौन से स्टॉक्स होंगे, फंड मैनेजर रहेगा नहीं रहेगा, वो सारे वेरिएबल्स अननोन है, अनप्रिडिक्टेबल है कि क्या होने वाला है। एक्सपेंस रेशियो एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आप पहले से इवेल्युएट कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज एक्सपेंस रेशियो पे बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए और जितना हो सके हायर एक्सपेंस रेशियोज को अवॉइड करिए, राइट? एक छोटी सी अगर एग्जाम्पल लूं तो अगर आज के डेट में हम बोलते हैं कि 12% का आप रिटर्न अज्यूम करिए इंडियन मार्केट में, उसमें अगर आप 2 या 2-2.5% का एक्सपेंस रेशियो वाले फंड का चुनाव कर रहे हैं तो एक तरह से 20% जो आपका रिटर्न है वो तो हर साल एक्सपेंस रेशियोज में ही निकल जाएगा, राइट? तो एक्सपेंस रेशियो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप सिंपली देखें तो आप अगर 25 साल के लिए होम लोन लेते हैं और होम लोन का रेट 9% था, मान लीजिए जब आपने लोन लिया, उस दौरान अगर होम लोन का रेट कम होकर 8% हो जाता है, 1% से रेट कम हो जाता है, जो आपका 25 साल का आउटस्टैंडिंग टेनर होगा वो 25 से कम होकर सडनली 18 या 17 साल रह जाएगा। तो ऐसा ही डिफरेंस रिवर्स में आता है जब आपके फाइनेंशियल गोल्स को आप देखते हैं। जो गोल आपका 25 साल में पूरा होना होता है, 1% रिटर्न बढ़ने से वो गोल सडनली 17 या 18 साल में ही पूरा हो जाएगा, राइट? तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। प्लीज एक्सपेंस रेशियोज पे पूरी तरह से फोकस करिए और उसमें जितना हो सके कम से कम एक्सपेंस रेशियोज वाले स्कीम का सिलेक्शन करिए। और तीसरा सवाल मनप्रीत, डिविडेंड प्लान या ग्रोथ प्लान? जी मैम, मेरा प्लान था कि मैं किस पे डायरेक्ट डिविडेंड में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा या डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में मैम? ओके, ये बात हम कई दफा कर चुके हैं शो पे हालांकि, लेकिन अभी एक लाइन में अगर जवाब देना चाहें मोहित। देखिए, आप डिविडेंड इनकम जो है एक्विटीज का वो टैक्सेबल है इन्वेस्टर्स के हाथ में उनके मार्जिनल टैक्स रेट पर, तो वो आपके इनकम में क्लब हो जाएगा और जो आपका इनकम का टैक्स ब्रैकेट है उस पर वो डिविडेंड इनकम भी हायर स्लैब पर चला जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा ग्रोथ ऑप्शन का चुनाव करिए और वही बेटर है टैक्स के लिहाज से भी और कंपाउंडिंग के लिहाज से भी। ओके, चौथा सवाल मनप्रीत। मोहित जी, एक्सेस लॉन्ग टर्म टैक्स सेवर या पारस्परिक लॉन्ग टर्म टैक्स सेवर, दोनों में से कौन सा फंड बेटर है? एक्सेस का AUM तो काफी ज्यादा है और पारस्परिक जो है आई थिंक इट्स अ वेरी न्यूली म्यूचुअल फंड विच हैज कम इन द मार्केट। इसके एक साल पर रिटर्न जो है अच्छे दिख रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 30%, बट ओवर अ लॉन्गर टर्म लाइक 3 years, 5 years, 10 years, दोनों में से कौन सा बेटर फंड रहेगा जिसमें इन्वेस्ट किया जाए? देखिए मनप्रीत जी, मैं हमेशा से एस्टैब्लिश्ड फंड्स, एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड को ज्यादा वैल्यू देता हूं, ज्यादा अहमियत देता हूं।
तो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा है, पुराना है, एस्टेब्लिश्ड है, उसमें AUM भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि लोगों ने उसे ट्रस्ट किया है और उसने लोगों के ट्रस्ट को सही प्रूव किया है, इसलिए लोगों ने उसमें और निवेश किया है। पराग पारेख हालांकि काफी अच्छा फंड हाउस है, स्कीम भी अच्छा कर रही है, बट बहुत नई स्कीम है, अभी से उस पर जजमेंट पास करना शायद मुश्किल होगा, इसलिए मैं इन दोनों के बीच में एक्सेस का चुनाव करूंगा। यहाँ पर एक सवाल मेरा है, पराग पारेख टैक्स सेवर फंड, एक तो पराग पारेख जो फंड हाउस है उनके पास वैसे भी फंड की संख्या जो है बहुत लिमिटेड है और इनके जो फंड मैनेजर हैं वो वही है, वो सेम कॉम्बिनेशन है जो पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी जो फ्लेक्सी कैप हो गया अब इनफैक्ट। तो क्या उस बेसिस पे ये मानना कि क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उस फंड में जो फ्लेक्सी कैप है उसमें अच्छा खासा, वो उसको 7 साल हो चुके हैं बाजार में आए हुए, वहां काफी अच्छा काम किया है, ठीक ठाक रिटर्न दिया है, तो शायद यहां पर भी वो रेप्लिकेट कर पाए उस चीज को, ये मानना क्या गलत होगा? गलत तो नहीं होगा स्वाति, बिकॉज एक बैट्समैन जो एक फॉर्मेट में अच्छा खेल सकता है वो दूसरे फॉर्मेट में भी उतना ही अच्छा खेल सकता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका फंड हाउस अच्छा है। बट अगर देखें तो पूरे फंड हाउस का AUM कुछ 5-6 हजार करोड़ का है, उसमें बल्क 90% AUM सिर्फ एक ही स्कीम के अंदर में है। मुझे लगता है कि दूसरी स्कीम्स को प्रूव करने का हमें थोड़ा मौका देना चाहिए, थोड़ा और टाइम लेना चाहिए बेसिकली। और अगर आपको लगता है 1-2 साल में इनका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, टैक्स सेवर है, आप हर साल निवेश करेंगे, राइट, तो आप अगली बार इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके और क्विकली, टाइम कम है तो बस बता दीजिए कि 10 से 15 साल के लिए किस कैटेगरी का फंड आप चुनने की सलाह देंगे, या फिर कोई इसका कोई फॉर्मूला है, कोई एक रेसिपी? 10 से 15 साल का होराइजन अगर है बेसिकली, तो मुझे लगता है आपको एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए 4 स्कीम्स का, जिसमें एक लार्ज कैप फंड हो, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड और एक स्मॉल कैप। इन चारों कैटेगरीज में एक एक स्कीम का चुनाव करिए और अपने पोर्टफोलियो को कायम रखिए। 15 साल के लिहाज से आई थिंक ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। चलिए मनप्रीत जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मोहित सर, थैंक यू फॉर योर आंसर सर, थैंक यू सो मच, हैप्पी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट मोहित कांग। अगला सवाल लेते हैं, स्वाति हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पे। स्वाति नमस्ते। नमस्ते मैम। बताइए क्विकली क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, मैंने आपको जैसे मेल में लिखा है, मैंने ऑलरेडी 2019 में, मार्च 2019 में लमसम इन्वेस्टमेंट किया था जी। मुझे मेरा लड़का 8 साल का है, उसके एजुकेशन के लिए मुझे सेविंग करनी है। ओके। तो मेरे पास लमसम अमाउंट रहती है, मीन्स मेरे हस्बैंड थोड़ा SIP के थ्रू मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने 2019 में 7.5 लाख इन्वेस्ट किए थे। ओके स्वाति जी, आपकी डिटेल्स हैं हमारे पास और वक्त की क्योंकि कमी है, सवाल क्या ये अगर आप पूछ लेंगे तो हम जल्दी जवाब दे पाएंगे। ओके। तो मैं जानना चाहती थी कि रिलायंस लार्ज कैप फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड मैं कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि अगर मैं रिलायंस लार्ज कैप फंड देख रही हूँ अभी भी वो थोड़ा सा डाउन लगता है कंपेयर टू अदर। जी। तो मैं सोच रही हूँ कि ये फंड कंटिन्यू करूँ या नहीं। इन दोनों को कंटिन्यू करना है कि नहीं? निपॉन लार्ज कैप और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, हालांकि निपॉन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा नहीं रहा, इसका लार्ज कैप भी और एक मल्टी कैप दोनों ही जी। लेकिन पिछले 6 महीने में अगर देखिए तो मुझे लग रहा है कि ये वापस से ट्रैक पर आ रहा है। दिस इज व्हाट आई फील, योर टेक सर। ओके, सो देखिए
स्वाति कि निपॉन लार्ज कैप ऑब्वियसली बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, अभी नहीं, लास्ट 3 साल के परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे बेंचमार्क के अगेंस्ट में, पीयर ग्रुप के अगेंस्ट में, हालांकि ये 10,000 करोड़ का स्कीम है, फंड मैनेजर शैलेश भान बहुत ही पुराने और एबल फंड मैनेजर हैं स्कीम के, बट मुझे कहीं लगता है कि इन लोगों ने कुछ हद तक पोर्टफोलियो में काफी गलत कॉल लिए हैं और रिलायंस पे ये लोग काफी टाइम तक अंडरवेट रहे, उसके कारण से इनका पोर्टफोलियो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया जब रिलायंस में एक रैली चल रहा था, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है पोर्टफोलियो में। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इसमें और ऐड ना करें, इनफैक्ट अगर आप इसको थोड़ी देर और इवेल्युएट करिए, 1 साल और अगर ठीक नहीं करता है तो इसे पोर्टफोलियो से आप हटा भी सकते हैं, पर इसमें नया निवेश तो बिल्कुल बंद कर दीजिए और इसकी जगह किसी इंडेक्स फंड का चुनाव करिए। एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगा आपके लक्ष्य के हिसाब से। और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है एक अच्छा फंड है, हालांकि उसने भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है पिछले 1-2 साल में, बट आई थिंक आपको उस फंड को होल्ड करना चाहिए। ओके स्वाति, कुछ और सवाल भी है? मेरा और एक सवाल था, मुझे अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है जी तो कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा? मीन्स अभी ग्रो एप्स रहता है, मीन्स अभी बहुत सारे एप्स रहते हैं ग्रो एप्स। जी बहुत सारी ही एप्स है जहां पर आपको डायरेक्ट प्लान में निवेश करने की सुविधा मिलती है। मोहित बताएं। स्वाति देखिए, हम खुद एक डायरेक्ट प्लान प्लेटफॉर्म चलाते हैं जिसका नाम है moneyfront.in। आप चाहें तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को आजमा के देख सकते हैं। देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप जाइए, ये देखिए कि वहां का सपोर्ट सिस्टम, वहां का एडवाइजरी सेटअप, वहां पर किस तरह के लोग हैं, बिकॉज जब आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करेंगे तो एडवाइजर्स की बहुत आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म जो साथ साथ आपको ऑनलाइन डिजिटल सुविधा के साथ में अगर एक टीम दे सकता है जो कि आपसे बात करके आपके ऑब्जेक्टिव्स को समझकर आपको पूरी तरह से एक अच्छा एडवाइस दे पाए, तो आई वुड से कि ऐसे प्लेटफॉर्म का आप चुनाव करिए। साथ ही ये भी देख लीजिएगा स्वाति कि आप जब इस्तेमाल करती हैं उस प्लेटफॉर्म का तो आपको इस्तेमाल करने में आसानी लगती है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप कुछ यूज कर रही हो और आपको लग रहा है अब कहाँ जाना है, वो सही से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो यूजर इंटरफेस जो कहते हैं वो आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है? हाँ सर, कौन सा एक उनका प्लेटफॉर्म चला है? ये आपको हम स्क्रीन पे नाम दिखा रहे हैं, आप प्लीज वो देख लीजिएगा शो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और इस बार हम इस हफ्ते फंडनामा में अपने एक्सपर्ट से हम 3 एनएफओ के बारे में उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोटक नैस्डैक 100 एफओएफ, पीजीआईएम इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। क्विकली मोहित बताएं, हम अमूमन कहते हैं कि एनएफओ में निवेशक को निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है उसका। इन तीनों फंड पर भी इन तीनों एनएफओ पर आपकी यही राय होगी? देखिए स्वाति, मुझे लगता है एनएफओज आर गुड वेदर फ्रेंड्स। जब मार्केट अच्छा चलता है एनएफओज की बाहर आ जाती है। 2020 में 115 एनएफओज आए हैं भारतीय मार्केट में, राइट, और यूएस में भी रिकॉर्ड नंबर में नए इश्यूज आए हैं। तो अगर मैं इन 3 एनएफओज की बात करूं, कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड जो है वो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग थीम है। आपको नैस्डैक इंडेक्स जो है यूएस का, जिसमें कि 102 स्क्रिप्ट्स हैं 100 कंपनीज के, वहां पर आपको इन्वेस्ट करने को मिलेगा। और ये प्रिडोमिनेटली एक टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स है जिसमें टेक्नोलॉजी और इंटरनेट क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनीज रहती हैं। थोड़े दूसरे सेक्टर्स भी हैं, फिर प्रिडोमिनेटली टेक्नोलॉजी है। बहुत ही अच्छा थीम है जो कि आपके पोर्टफोलियो में अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करते हैं तो होना चाहिए। पर अगर ऐसा ही सिमिलर फंड मोतीलाल ओसवाल का भी है, आप चाहें तो दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा 2 और हैं, पीजीआईएम इंडिया और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का। पीजीआईएम इंडिया जो थीम है बैलेंस एडवांटेज, जो कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन है, वो बहुत अवेलेबल है मार्केट में। मुझे लगता है आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव करने का टाइम देना चाहिए। और ट्रस्ट वाला जो फंड है वो एक डेट फंड है जो एक एफएमपी की तरह काम करता है। आप देखिए, अगर आपको जरूरत है तो करिए, अदरवाइज उसे भी अवॉइड किया जा सकता है। तो इन दोनों में से 2 पीजीआईएम और ट्रस्ट वाले जो एनएफओ हैं उनको आप अभी अवॉइड कर सकते हैं। कोटक नैस्डैक को आप अपने पोर्टफोलियो में उसकी जगह बनती है या नहीं उसके हिसाब से आप कॉल लेंगे। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आपके सवाल का हमें इंतजार रहता है, कहाँ भेजना है सवाल, ये सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। जब भी सवाल लिखते हैं तो प्लीज अपना नाम और नंबर लिखिए ताकि आपसे हम बात करके आपके सवाल को बेहतर तरीके से समझ सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।